देखो, एक तो बात ये है कि एग्रीकल्चर पे को हम ओवरऑल पहले तो देखते हैं। एग्रीकल्चर को पहले हम ओवरऑल एग्रीकल्चर के एंगल से देखते हैं, फिर इसको हम नेचुरल एग्रीकल्चर से सेपरेट करके देखेंगे। ओवरऑल एग्रीकल्चर का भी जो पैसेज है वो ये है कि एग्रीकल्चर का बजट है, जो सरकार की पॉलिसी है, वो दो किस्म का एग्रीकल्चर पे अटैक कर रही है। एक उनका अटैक ये एग्रीकल्चर पे कि चाहे सेंटर की सरकार है चाहे स्टेट की सरकार है, वो एग्रीकल्चर का बजट लगातार कम कर रही है, और जितना दे भी रही है उतना भी वो एग्रीकल्चर को नहीं दे रही। उसने आजकल एग्रीकल्चर प्लस अलाइड एक्टिविटीज कह के वो एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री है जो उसको बजट दे देती है उस मोरी के जरिए। और उसके बारे में मैं आपके सामने एक फैक्ट तो दे रखना चाहता हूं कि जो इस साल का, पिछले साल का 21-22 का जो इंडिया का बजट था वो था 34.83 लाख करोड़। कितना? 34.83 लाख करोड़। इसमें से एग्रीकल्चर का जो बजट था वो था 1,48,30,100 करोड़। ये पिछले साल का था। इस साल का जो मतलब बजट है 22-23 का, ये 34 से बढ़कर कितना हो गया? 39.45 लाख करोड़। और इसमें एग्रीकल्चर प्लस अलाइड एक्टिविटीज को दिया 1,51,521 करोड़, जिसको पहला मतलब अगर हम उसकी परसेंटेज निकालें 21-22 को दिया था 4.26% टोटल का, और इसमें दिया है 3.84%। इसमें कटौती उन्होंने क्या की है इस बार जो उन्होंने पहले के मुकाबले कट मारा है वो मारा है, आप देखो उसमें जो फर्टिलाइजर सब्सिडी थी पहले 1.40 लाख करोड़ थी, अब 1.05 लाख करोड़ करके 35 मतलब जो 1000 करोड़ है उसकी कैंची फेर दी। 25% कटौती फर्टिलाइजर पे कर। और इसमें उन्होंने जो अगर इसको और अंदर जाके देखते हैं तो यूरिया पे करी है 17%, पोटास पे की है 15%। ऐसे किस्म नाल इन्होंने अलग अलग कटौती की है। ऐसे तरह जो पीडीएस आ उसके लिए जो पहले मतलब पिछले साल जो राशि थी वो 2.86 लाख करोड़ थी, जिसको इस साल 2.06 लाख करोड़ करके 80,000 करोड़ रुपए की कटौती इस बार लगा दी है उसने। मनरेगा स्कीम जो 98,000 करोड़ थी उसको कम करके 73,000 करोड़ कर दिया गया, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए की कटौती कर दी। मतलब इसका मतलब ये है कि जो पिछले साल का बजट था वो था 4.26% तो कम करके इस बार 3.84% रह गया। एक तो देखो ये पॉलिसी है जो गवर्नमेंट की, ये एग्रीकल्चर को चाहे उसका डिजाइन आपका केमिकल वाला चाहे नॉन केमिकल वाला कोई भी है, ये एग्रीकल्चर को लगातार कम करते जा रहे हैं। और ये भी वो पूरे का पूरा जितना ये बजट है ना, इसको भी वो लुको के अलाइड एक्टिविटीज के नाम पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो जिसकी ये एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री है उसको दे रहे हैं। एक बात तो ये हमला है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। दूसरा ये है कि इंडिया में मतलब जेड़ा प्रति साल 30,000 हेक्टर जो जमीन है मतलब फार्मिंग लैंड है जो वो फार्मिंग लैंड खत्म हो रही है। कितनी? पर ईयर 30,000 हेक्टर
और अभी अभी एक लेटेस्ट खबर मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि रिलायंस कंपनी ने गुजरात सरकार से डिमांड की है कि वो कच्छ के क्षेत्र में अपने ग्रीन ऊर्जा प्रोजेक्ट लिए 1800 वर्ग किलोमीटर जमीन देवे रिलायंस को। कहा? कच्छ के क्षेत्र में। मतलब दूसरा जो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये पूरा इंडिया में नहीं, अगर आप वर्ल्ड के फिगर कहो, मैं वर्ल्ड के फिगर भी बता सकता हूँ कि वर्ल्ड में भी करीब करीब ऐसी स्थिति है जैसी इंडिया में है। और इसलिए एक बात ये है कि दूसरा जो अटैक है, एक तो है कि इसको बजट कम किया जा रहा है रेगुलर, और जो थोड़ी मोटी सब्सिडी दे रहे थे उसको कम की जा रही है। जो पीडीएस के नाम पे जो एमएसपी पे जो खरीद थी उसका वो भी मतलब जरा बजट है वो भी कम हो रहा है रेगुलर। एक बात तो इसकी ये है। दूसरी बात ये है कि इसका जो रकबा है, मतलब क्षेत्रफल है, वो फार्मिंग लैंड है जो रेगुलर कम की जा रही है। इसलिए ये दो अटैक तो है ओवरऑल एग्रीकल्चर। और एक बात जो है हमारे सामने कि यूएनओ ने एग्रीकल्चर के लिए 4 टारगेट में थे, जिसमें एक था गुड फूड, दूसरा था गुड प्रोडक्शन, तीसरा था गुड एनवायरनमेंट, चौथा था गुड लाइफ। सारे गुड थे बेचारे, गुड फूड, गुड प्रोडक्शन, गुड एनवायरनमेंट और गुड लाइफ। इसी को आगे बढ़ाते हुए जो थोड़ी मोटी ड्रामेबाजी हो रही है वो ये हो रही है कि अभी अभी सेंट्रल सरकार ने 2 कमेटियां बनाई है, और एक कमेटी उन्होंने बनाई है मिलेट के बारे में कि मिलेट को कैसे हम प्रमोट करेंगे, क्योंकि गुड फूड भी चाहिए। और दूसरा ये है कि एक बनाई है उन्होंने नेचुरल एग्रीकल्चर पे, और इन दोनों कमेटियों के लिए जो उन्होंने प्रोजेक्ट दिया है वो दिया है 8000 करोड़ रुपए का। इसलिए एक तो देखो ये तो है ड्रामेबाजी, ये 8000 करोड़ ये इसको हम कह सकते हैं कि ये तो ऊँट के यार मुंह में जीरे के बराबर ही है। इतना बड़ा एग्रीकल्चर का वास्ट सेक्टर है जिसपे 65% लोगों का जीवन बसर हो रहा है, और टोटल पॉपुलेशन की 65% जी है वो डायरेक्ट डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, जो हमारी पॉपुलेशन है। तो एक तो ये है कि ये जो किया जा रहा है, ये 2 अटैक हैं ये ओवरऑल एग्रीकल्चर पे है। एक जो बड़ा अटैक आ रहा है एग्रीकल्चर पे वो आ रहा है इसका इन्वायरमेंट, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, खास करके ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। उसमें अब देखो कि कितना एरिया है जो इन दिनों में, मतलब पहले तो विदा हो जाती थी मानसून, अब देखो हमारे भी बादल ही बादल हो रहे हैं और कोई कोई कणी भी गिर रही है, और मतलब फसल पक्की पड़ी है। और इस समय अस्सू का जब महीना होता है, जिसको पंजाबी में हम अस्सू का महीना बोलते हैं, जब इसमें बारिश आती है तो सब ही नुकसान होता है। पिछली बार गेहूं का नुकसान हुआ, और इस बार अब मतलब यूपी में, एमपी में, और आपका जो राजस्थान का कुछ एरिया है इसमें भी बारिश लगातार अब भी हो रही है। और जिसका मतलब ये बेमौसमी बारिश है जो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए जो एनवायरनमेंट का और एग्रीकल्चर का रिलेशन है जो राजस्थान में हो रही है सुखदेव जी, पूरे राजस्थान में 2 दिन से भारी नुकसान हुआ फसलों। पूरे में नहीं हो रही है, इस आप वाले एरिया में हो रही है, मनीरामोर वाले एरिया में नहीं हो रही। आप वाले एरिया में काफी दूर तक का है, वो मैं रोज देखता हूँ उसको, कोई ऐसी बात नहीं। और इसलिए ये जो बारिश जो आज आप हो रही है ना, ये तो बहुत ही नुकसान वाली है। इसलिए पहले तो मतलब सूखा पड़ने से जहाँ गेहूं का नुकसान हुआ वो ओवर हीट होने से हुआ मौसम का, और अब जो हो रहा है वो मतलब जब पक गई फसल जितनी भी है जैसी भी है उसको फिर नुकसान हो रहा है। इसलिए एनवायरनमेंट का जो फैक्टर है ये बहुत ज्यादा अब खतरनाक
खतरनाक है। और अब ये कहा जा रहा है कि अगर 2 डिग्री टेम्परेचर अब बढ़ गया तो इसके बारे में मतलब जो कहा जा रहा है कि यार अगर 2 डिग्री बढ़ गया तो सी लेवल जो 2 मीटर ऊंचा चला जाएगा और उससे 7 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन है जो एग्रीकल्चर लैंड जिसको आप बोल सकते हो वो पानी के नीचे आ जाएगी। और 187 मतलब करोड़ लोग हैं जो मतलब करीब 200 करोड़ के लोग हैं वो बेघर हो जाएंगे। और इसलिए ये जो काम हो रहा है और दुनिया विच जिन्ने भी बड़े मतलब हाईवेज बन रहे हैं इसमें से 20 लाख एकड़ जो एग्रीकल्चर लैंड है वो इस विकास की बलि चढ़ रही है। इसलिए एग्रीकल्चर के ऊपर जो ये मतलब है ना अटैक एनवायरमेंट का ये भी नोटेबल है। और इसकी मैं एक बात मतलब आपको बता के आगे जाना चाहूंगा। वो मैं आपको एक आजकल एक चर्चा है कि कोई एक इंस्टीट्यूट है यूएसए की, मैसेच्यूट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए, मैसेच्यूट्स वहां की एक स्टेट है, वहां की एक जिसको हम आईआईटी बोलते हैं वहां की कोई मतलब इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी की, आईआईटी कह सकते हैं इसको हम समझने के लिए। यूएसए इन्होंने 1972 में एक स्टडी की थी। उस समय जब कंप्यूटर अभी आया नहीं था, जहां कंप्यूटर था जो वो कम से कम 12 दे कमरे के साइज का था, यानी बहुत ही वो फर्स्ट स्टेज में था। उस समय इन्होंने एक स्टडी की थी और जिसमें इन्होंने 5 फैक्टरों को नोट किया था। उस स्टडी का जो बेस था वो 5 फैक्टर थे। उसमें एक था पॉपुलेशन, दूसरा था इकोनॉमिक ग्रोथ, तीसरा था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, चौथा था फूड प्रोडक्शन और 5वां था पोल्यूशन। और उस समय इन्होंने ये 5 फैक्टर लेके जो स्टडी की और अपना एक कंक्लूजन ड्रा किया, उसमें इस मतलब स्टडी ने ये मतलब अपना नतीजा निकाला था कि 2050 तक हमारी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। कलेप्स शब्द बरता हुआ है उसमें कि 2050 तक हमारी सिविलाइजेशन कलेप्स हो जाएगी। ये कब कहा था? ये 1972 की स्टडी है। और इस स्टडी को आधार बना के आजकल जब बहुत ज्यादा कंप्यूटराइजेशन होगी तो ये नवी स्टडीज आ रही हैं। इस स्टडी को बेस भी उसका बना क्या ये जो उन्होंने फोरकास्ट किया था वो सही निकला या नहीं निकला, या निकलेगा या नहीं निकलेगा, इस बात पे अब जो इसको आधार बना के स्टडीज हो रही है वो स्टडीज ये बता रही है कि यार ये 2050 से पहले कोलैप्स हो जाएगा, 50 तक जाएगा। इसलिए एनवायरनमेंट की जो कंडीशन है वो इतनी भ्रष्ट हो रही है जो पूरी ह्यूमैनिटी ਨੂੰ प्रभावित करेगी और उसने एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा प्रभावित करना है। तो इसके लिए हमें जो अगली बात ये है कि इसलिए हमने जो वहां उदयपुर जो मीटिंग की थी उस समय हमारे पंजाब वाले साथियों ने एक डिसीजन लिया था कि हम पंजाब में जाके एक कैंपेन शुरू करें और वो कैंपेन में हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को भी बुलाएं और उनके सामने हम 2 बातें खास कर रखें कि खेती किसानी का जो क्राइसिस है इसके कंसर्न में जो संयुक्त किसान मोर्चे की यूनिटी का सवाल है वो क्या है। दूसरा कि जो प्रेजेंट एग्रीकल्चर का मॉडल है अगर उसको हम चैलेंज नहीं करते, उस पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं करते और एक अल्टरनेटिव एग्रीकल्चर का मॉडल लोगों के सामने या सरकार के सामने नहीं देते तो इस एग्रीकल्चर का जो चल रही एग्रीकल्चर का मॉडल है इस मॉडल के तहत हम खेती किसानी को बचा नहीं सकते। ये फैसला अपना हुआ था। उसके कंसर्न में हमने 2 मतलब वैसे तो हम कैंपेन कर रहे हैं और हमने 2 बड़े प्रोग्राम हमने अभी किए हैं। एक पटियाला में किया था
और एक आज हमने संगरूर डिस्ट्रिक्ट का मस्तवाना साहब में किया था, जिसमें 300 के करीब लोग उसमें पार्टिसिपेट किए, जिसमें बीकेजू राज्यपाल ने भी हिस्सा लिया, जिसमें सीपीआई की एक जो किसान सभा उसके साथियों ने भी हिस्सा लिया। मतलब उनके पास साथी ज्यादा नहीं आए, पर स्पीकर उनके जरूर आए। स्पीकर मेनली जो आए वो राज्यपाल ग्रुप था, और उनके तो कुछ साथी भी काफी थे, और एक सीपीआई की किसान सभा थी, और एक सीपीएम चो निकलिया हुआ एक ग्रुप है जिसको प्रेम सिंह पुंगू के नाम पर शायद आपने संयुक्त किसान मोर्चे में सुना होगा, और उसका जो पहला एसएफआई का लीडर था वो अब उनके किसान मोर्चे पे काम कर रहा है, वो वकील है किरणजीत सेखो, वो भी अच्छा स्पीकर है, वो भी आया था। और एक जमहूरी किसान सभा का एक नुमाइंदा आया था, और कुछ लोग अग्रहा ग्रुप के आए थे, लेकिन वो स्टेज पे नहीं हमारे कहने से बैठे, ना ही उन्होंने अपना कोई स्पीकर बुलाया। और बाकी कुछ बुद्धिजीवी थे, और वहां जो डॉक्टर एस मान था, और मतलब इस किस्म के कुछ ग्रुप थे जेडे वो आए, और अच्छी डिस्कशन हुई। और उसमें एक साथी ने जो मतलब मनीराम जी ने भी सवाल की बात की है कि श्रीलंका का सवाल भी आया था कि श्रीलंका में पहले ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात की, लेकिन क्योंकि ये व्यवहार के नहीं है इसलिए ये इसको मतलब फिर भी ड्रा कर दिया गया। उसके बारे में कम से कम जो मेरा कहना है वो ये है कि जो श्रीलंका का क्राइसिस है वो अपना ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की वजह से नहीं आया, क्योंकि मेनली जो वहां का जो क्राइसिस आया क्योंकि श्रीलंका की इकोनॉमी है वो है टूरिस्ट इकोनॉमी, और टूरिस्ट इकोनॉमी होने की वजह से जब ये पीड़ आया कोरोना का, तो कोरोना के पीड़ ने सारी टूरिस्ट इकोनॉमी को डूब दिया, और उसी में श्रीलंका की इकोनॉमी भी गई। और उस समय जब उनके पास फर्टिलाइजर लेने के लिए पैसे नहीं थे, तो सरकार ने कहा कि नहीं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करेंगे। ये नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा टारगेट बनाया था, क्योंकि उनके पास डॉलर ही नहीं था खरीदने के लिए। क्योंकि आजकल कौन देश ठीक है या दबाड़ा कब निकलता है, आपके पास सब कुछ हो, आपके पास पूरा फूड प्रोडक्शन है, आपके पास और सब चीजें हैं, अगर आपका डॉलर का रिजर्व खत्म हो गया तो आप दिवालिया घोषित कर दिए जाएंगे। इसलिए आज दिवालिया कौन है कौन नहीं, उसका महज एक सिंगल पैमाना ये है कि आपके पास जो डॉलर के रूप में रिजर्व है वो कितना, किसी समय गोल्ड रिजर्व था, आज डॉलर रिजर्व है। और श्रीलंका की जो टूरिस्ट इकोनॉमी थी जब वो ध्वस्त होगी तो उनका डॉलर रिजर्व खत्म हो गया, तो साथ में ये हुआ इसमें उसका एग्रीकल्चर कितना बड़ा सेक्टर है श्रीलंका का कि उसने डुबो दी उसकी इकोनॉमी। इसलिए ये सिर्फ जो मतलब नेचुरल एग्रीकल्चर के विरोधी हैं या जो कारपोरेट कंपनियों वाली एग्रीकल्चर के लोग हैं वो उनका प्रचार है, ये रियलिटी नहीं। और अब ये है कि अगर ये सब हकीकत हम लोगों के सामने रखे कि एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जा सकता है, फूड क्राइसिस से कैसे पैड़ा छुट सकता है, तो हमें एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट मॉडल के साथ साथ पहले तो पूरे जो हमारे विकास की अवधारणा है समाज की कि जो प्रॉफिट बेस्ड है, पैसे बेस्ड है, इस पे हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि असल में जो हमारे समाज में डेवलपमेंट मॉडल है समाज का वो ही गलत है, और उसके तहत जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट मॉडल है वो भी गलत है। इसलिए जहां हम प्रो नेचर प्रो ह्यूमन एजेंडे पे पूरे समाज को रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, उसी तरीके से हम एग्रीकल्चर को भी प्रो नेचुरल और प्रो ह्यूमन एजेंडे पे रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, रीसेट करना चाहते हैं। उसके लिए एक मॉडल जो
जिसकी हम ज्यादा बात करते हैं या जिस पे हमारा ग्रुप काम भी करता है, जिस पे हम लोग सब लगे हुए हैं, वो है कि नेचुरल एग्रीकल्चर के बहुत सारे मॉडल हैं। उसमें जो सबसे व्यवहारिक मॉडल है वो है मतलब कि जिसका जो पाकिस्तान वाले साथियों ने डेवलप किया है। उसका मतलब इतना ही है कि एक तो वो मॉडल ये कहता है कि वो मतलब एक तो वो बॉटनी की साइंस समझाता है वो मॉडल कि कोई भी जो प्लांट है वो प्लांट 95% अपना खुराक है जो वो सनलाइट से, वो जलवायु से, वो हवा से लेता है, और सिर्फ 5% जो प्लांट है वो अपनी खुराक का वो जमीन से लेता है, उसमें पानी प्लस मिनरल। जितने भी मिनरल प्लांट को मिलते हैं वो पानी में घुल के जाते हैं, पानी में डिजॉल्व होते हैं और वो पानी में घुल के पौधे को जाते हैं। एक बात उसमें ये है कि ये मिनरल इतने माइनर रूप में लेता है कि जैसे एक बात ये आती है कि प्लांट आदमी से 50,000 साल पहले आया, तो 50,000 साल पहले जब तक आदमी नहीं आया तब तक कोई भी प्लांट मिनरल की वजह से ना तो मरा, ना उसकी डेवलपमेंट रुकी, उसकी ग्रोथ नहीं रुकी। और 50,000 साल पहले से प्लांट अगर सरवाइव कर रहा है तो किसके जोर पे सरवाइव कर रहा है? वो प्रकृति ने जो जमीन में बहुत कुछ डाल रखा है और उसका रिसाइकलिंग होता है फिर कि जो पेड़ पत्ते हैं, जो पेड़ है उसके पत्ते, उसका बहुत और सारी चीज वो जमीन पे गिरती है, वो मूल में रूप में फिर कार्बन कंटेंट में कन्वर्ट होती है, फिर मिनरल में कन्वर्ट होती है। वो एक पूरा सर्कल है जो चलता है, जो अगर 50,000 साल तक वो प्लांट जिंदा रहे हैं और आज भी हैं, तो इसका मतलब ये है कि जमीन में भरपूर मात्रा में वो सारे एलिमेंट मौजूद हैं। और इस जो हमारा ऑन गोइंग डेवलपमेंट मॉडल है एग्रीकल्चर का, इसमें सब कुछ जमीन में ही डलवाया जा रहा है, और जितना फर्टिलाइजर है जो जमीन में डालो वो जमीन में डालो, या जो भी ये दूसरे हैं अपना गो-आधारित खेती वाले जे जमीन में डाल दो, जे जमीन में डाल दो। और इसलिए ये है कि वो मॉडल क्या कह रहा है, वो मॉडल कह रहा है कि एक तो मतलब जमीन है जो इससे के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। छेड़छाड़ करने का मतलब है कि जमीन को ज्यादा उल्ट पुलट नहीं करना, जो उसको कल्टीवेट नहीं करना। उसका बस उन्होंने एक ही तरीका बनाया है, बताया है कि आप एक बार, जैसे पंजाब की बात होती है कि ट्रैक्टर ने जमीन को बहुत ज्यादा दबा दिया है और इसके वजह से जमीन में एक सख्त लेयर बन गई है। पहले आप उस हार्ड लेयर को तोड़ दो, वो डूंगा हल चला के, सिंगल हल चला के ट्रैक्टर के पीछे उसको तोड़ो। जब वो कड़ तोड़ दोगे तो ऊपरली जमीन का और निचली जमीन का रिलेशन बनेगा, पानी रिचार्ज होना शुरू हो जाएगा। जितना भी मर्जी बारिश आए वो खेत उस पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा और आपके खेत का पानी उससे दूसरे खेत में नहीं जाएगा। एक बात। और उसका उन्होंने एक तजर्बा ये दिखाया है कि इतनी फ्लडिंग होने के बावजूद भी जो उनकी विधि पे खेती है वो दिखा रहे हैं कि देखो ये सादे वाली विधि वाली खेती है, ये दूसरी खेती है, उसमें पानी खड़ा है, इन वाली विधि में कोई पानी, वो पानी सब सोख लिया जमीन ने। इसलिए एक तो उसका ये है, दूसरा ये है कि प्लांट को पानी से बचाना। उनकी साइंस ये है कि कोई भी प्लांट है जो वो जानवरों की तरह, इंसानों की तरह, परिंदों की तरह पानी नहीं पीता। प्लांट को पानी जलवाष्प के रूप में चाहिए, उसको मॉइस्चर चाहिए, पानी मॉइस्चर सिर्फ कहाँ चाहिए कि उससे घुल के उसको मिनरल मिलते हैं जो 5% वो जमीन से लेता है। इसलिए पानी कम पानी वाली खेती ये है। और उसको उनका यही दावा है कि 20% से भी कम पानी से, जैसे पंजाब में वो कह रहे हैं कि हम 2 पानी से गेहूं उगा सकते। सारे दोस्तों बहनों भराओं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये कह रहे हैं कि वो बेड प्लांट बनाओ
ਕਿਸੇ वो 42 इंच का ਸੂਝਵਾਨ बेड बना ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ उसके ਕਹੀ दोनों ਸੀ पासे खालियां बन जाएगी, खाली में आप कि धीरे धीरे पानी छोड़ो मिलिट्री और ते उसकी जो पैरामिलिट्री मतलब फोर्स मॉइस्चर तो है वो बाद पूरे बेड में चला जाएगा, जे बेड में कोई चला सब जाएगा। तो और उसके बाद खतरे बेड वाला की आप मल्चिंग सारे कर दो, दोस्तों उसको ढक भैनों दो। भरावों ते मल्चिंग बच्चे कर दोगे तो उसके आपको 3 फायदे होंगे। एक फायदा ये है कि पानी की किसी वाइब्रेशन नहीं होएगी, सूझवान आपके बेड इंसान में ही ने पानी ये गल रहेगा। कही सी दूसरा उसका फायदा ये होगा कि जब ढक कि दिया उसको पूरे तरीके से, मिलिट्री ते तो कोई भी पैरामिलिट्री जिसको फोर्स आप तो बाद खर पतवार क्या बोलते हैं, जे खरपतवार कोई सब खरपतवार तो खरपतवार खतरे कोई वाला नहीं होएगा। सारे दोस्तों तीसरा फायदा भैनों ये होएगा भरावों ते बच्चे कि सॉइल का टेम्परेचर अब मेंटेन रहेगा, जिसकी किसी वजह से सूझवान इंसान ने ये गल उसके कही अंदर सी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत जल्दी कि ग्रो करेगा, और माइक्रो मिलिट्री ते ऑर्गेनिज्म जितना पैरामिलिट्री आपके सॉइल फोर्स में तो होएगा बाद वो प्लांट को उतनी ही बढ़िया जे खाद बना कोई के सब देगा तो और उतनी खतरे मात्रा वाला में देगा जितनी प्लांट को जरूरत है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट का एक ऐसा सिस्टम है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पता है कि प्लांट को क्या चाहिए, जैसे माँ को पता होता है कि बच्चे को क्या चाहिए, वो प्लांट की माँ है, इसलिए वो बच्चे को उतनी देगी जितना उसकी जरूरत है। और इस विधि से अगर हम खेती करेंगे तो मैं कह रहा हूं कि किसी को भी बैग मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब हम सोचते हैं, क्योंकि इसमें एक कंट्राडिक्शन ये है, वो कंट्राडिक्शन ये मतलब जो कंट्राडिक्शन जो मैं देखता हूँ कि लोग को जब ये कहते हैं, जब हमारे साथियों को भी कहते हैं कि ये करो यार आप, तो 1 एकड़ से 1 बीघे में करके देख लो, 1 कनाल में करके देखो, सब्जी में करके देखो, जहां आप प्लांट में करके देखो, किसी चीज पे करके तो देखो ना। मैं नहीं कहता कि आप सारे जे किसी को 10 बीघे तो 10 बीघे करो, 10 बीघे में से 1 बीघे में करके तो इसको प्रैक्टिकल करके तो देखो ना। अगर फिर आपको ये लगे हाँ ठीक है, एक मतलब 2 फसलों पे कोई असर हो जाएगा, और उसके बाद आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और आपकी प्रोडक्शन की क्वालिटी भी बढ़ेगी और आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। फिर जब आपने मतलब कल्टीवेशन वाला काम आपका बंद, फिर आपका फर्टिलाइजर वाला काम बंद, आपका स्प्रेयों वाला काम बंद, आपका काम क्या रह जाएगा? आपका काम ये है कि आपने फसल बोनी है, मल्चिंग करनी है, बोने पे और मल्चिंग करने पे आपका एक कॉस्ट आएगी। उसके बाद जब वो बड़ी होगी तो आपने काटनी है और निकालनी है, और फिर नई उसी बेड पे नई फसल बो देनी है। वो उस बेड को पूरी उम्र रखना है, क्योंकि जमीन के साथ दोबारा छेड़छाड़ नहीं करनी। आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का घर एक बार बना दिया तो बना दिया। इसलिए इसके अगर हम थोड़े थोड़े तरीके से भी अब कोई हम प्रैक्टिस करके देखें तो उसमें 2 काम अपने होंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी और अपना प्रोडक्शन भी बढ़िया होएगा और उसकी क्वालिटी भी ठीक हो जाएगी। और हम जब इन सब चीजों का, कारपोरेट की सब चीजों का, बड़े ट्रैक्टरों का, बड़ी मशीनरी का और उसके फर्टिलाइजर का, उसका इंसेक्टिसाइड का, बीडीसाइड का एक किस्म का बाइकाट कर देंगे, बहिष्कार कर देंगे, तो कारपोरेट का भी नुकसान होगा और इन्वायरमेंट का उससे फायदा हो जाएगा। कुल मिला के ये बात हमने इन 2 सेमिनारों में भी बहुत मतलब अपने तरीके से जिसको हम कह रहे हैं कि हमने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और वो दूसरी यूनियन पे असर पड़े या ना पड़े, जो लोग आते हैं उन पे असर जरूर पड़ता है। और इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी कम हो जाती है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर 8 कनाल सरसों लगानी है तो 25 ग्राम सरसों का बीज सफिशिएंट है, जो किसी के हजम नहीं आए कि 25 ग्राम सरसों के बीज से आप 8 कनाल का एकड़ लगा सकते हो। और उगने के लिए वो जरूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो अगर आप एक बीज की बजाय 2 बीज डाल दोगे तो 50 ग्राम लग जाएगा। और इसलिए अगर ऐसी सिलेक्टेड खेती हम करके देखते हैं और इसमें जितना भी अगर ये बड़े लेवल पे करनी है तो इसको कोऑपरेटिव तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बड़ी मशीनरी की जरूरत नहीं, बड़े ट्रैक्टरों की जरूरत नहीं, हमें छोटे ट्रैक्टर की और छोटी मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए और कुछ हम ऐसी मशीनरी भी है जो हम मैन पोलर भी है,
एक आदमी 1 एकड़ शाम तक आराम से बो सकता है गेहूं का। ऐसी मशीन है और वो सारी 15-18 हजार रुपए की आती है। अगर हम कोऑपरेटिवली थोड़ा इस पे काम करें कि कड़ तोड़ने वाले इंस्ट्रूमेंट हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में मंगाएं, बेड प्लांटर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में मंगा लें, और कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम एक ट्रैक्टर मंगा लें, और जिसके टायर छोटे हों, बड़े ट्रैक्टर की हमें जरूरत नहीं है। और अगर ऐसे तरीके से करें तो जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो फिर हमें ज्यादा पैसा समाज से भी बटोरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम वो खेती करने में कामयाब हो जाएंगे जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी हमारा प्रोडक्ट खरीद के खा सकेगा। हम जो ये केमिकल वाले देंगे ना, जिस रेट में देते हैं, इस रेट से कम दे सकते हैं अगर थोड़ा सा कामयाब हो जाए। और वो कामयाबी हमारी मेहनत पे है। उसके लिए यार टाइम बहुत लगता है। मेरे वर्गे आदमी के लिए वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इधर भी टाइम दो। अब देखो, मैं सुबह 4:30 बजे आज उठा था और 4:30 बजे जाग के फिर उस प्रोग्राम में गया, उसमें 2 बार स्पीच की, फिर ये प्रेशर वो प्रेशर, उसको बिठाना उसको करना, इधर करो वो करो। अभी आया मैं 5 बजे घर, सिर्फ 1 कप दूध पी के बस मैं मीटिंग में बैठ गया आपके साथ। और अब ये काम करें, खेत का काम करें, ये हमारे लिए काफी दिक्कत है। पर फिर भी कोई बात नहीं, जितने के दिन शरीर चलेगा चलाते जाएंगे। और पर मेरे को कॉन्फिडेंस है जी कि अगर हम इस तरीके से चलाएं, लोगों को हम कला अवेयरनेस ही ना करें और लोगों को, जैसे गांधी जी ने कहा था ना, कुछ निर्माण का काम भी करवा, और हम भी कला बातों की बात ना करें। चाहे आप किचन गार्डन लगाओ यार, इस तरीके से लगा के तो देखो ना। ये कहता हुआ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। अगर कोई बात हुई तो बाद में भी बोल सकते हैं, शायद मैं टाइम आपका ज्यादा ले लिया, उस लिए बहुत बहुत धन्यवाद।